नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स करंट अफेयर्स के नोट्स में से, जो आई दृष्टि की मैगजीन का चल रहा है उसी में से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली जो न्यूज़ है वो है चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। आइए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक मीटिंग जो है अप्रूव की गई। उसको चेयर किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, यानी कि उसका अध्यक्षता कर रहे थे। और मिशन टू मून नाम से चंद्रयान 4, जो कि सितंबर 18 2024 को अप्रूव हुआ कि एक मिशन और जाएगा चंद्रयान के लिए। इट इज़ अप्रूव टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजीज टू कम बैक टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली लैंडिंग टू द मून। कि ऐसे कोई टेक्नोलॉजी हम लोग को डेवलप करनी है और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है जो कि अर्थ पर वापस आ जाए सक्सेसफुली मून पर लैंड करने के बाद। मतलब यहाँ से गया, वहाँ पर लैंड किया और फिर से वापस आ गया। और ऑल्सो कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द मून एंड एनालाइज देम ऑन अर्थ। और फिर कुछ सैंपल भी कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस लाने लायक उसकी योग्यता होनी चाहिए मिशन की। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकों का विकास, ठीक है, तकनीकों का विकास करेगा, ठीक है, और इसका प्रदर्शन करना। और ये योजना जो है 2040 तक करने का प्लान बनाया गया है। इसरो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी के रूप में काम करेगा, यानी कि विकास और प्रक्षेपण की जिम्मेदारी इसरो की होगी। मिशन के 15वें दिन, मिशन के जो है टोटल 36 महीने में अप्रूवल के बाद पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें कि इंडस्ट्री और एकेडमिया, यानी कि शिक्षा जगत और उद्योग दोनों की भागीदारी होगी। टोटल फंड जो इसके लिए रखा गया है चंद्रयान 4 के लिए, वो 2104.06 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कब तक प्लान किया गया है ये चीज़? इसमें एजेंसी कौन होगी? तो इसरो होगी, जो उसका विकास और प्रक्षेपण को देखेगा। चेयर्ड किसके द्वारा किया गया था? तो मोदी जी के द्वारा किया गया था। और कब आया है? 18 सितंबर 2004। क्या है? कम बैक टू अर्थ एंड आफ्टर सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून। मतलब मून पर लैंड करे और फिर अर्थ पर वापस आ जाए। चलिए, कह रहा है कि कॉस्ट इंक्लूड स्पेसक्राफ्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ रियलाइजेशन द 2 लॉन्च व्हीकल्स मिशन ऑफ LMV-3। और इसी तरह से जो आगे की चीज़ें लिखी हुई हैं, कुल मिलाकर के कहता है कि यहाँ से मिशन लॉन्च होगा। लॉन्च होने के पर वहाँ पर जाकर टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद फिर धरती पर वापस आएगा। उसके लिए 2 लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत होगी। ये सारा कुछ डेवलपमेंट जो है उसी फंड में से किया जाएगा। फिर आता है वीनस ऑर्बिटर मिशन, दैट इज कॉल्ड वोम, VOM। सितंबर 18 2024 को यूनियन कैबिनेट ने जिसको चेयर कर रहे थे नरेंद्र मोदी, चेयर करने का मतलब अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने अप्रूव किया वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो याद रखिएगा किसने अध्यक्षता की थी इस मीटिंग की, यूनियन कैबिनेट की। तो मोदी जी ने की थी, एज यूजुअल करते ही हैं। और वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है उसको स्वीकृति मिली 18 सितंबर को। मिशन का काम क्या है? टूवर्ड्स द गवर्नमेंट्स विजन टू एक्सप्लोरिंग एंड स्टडिंग वीनस। पहले तो एक्सप्लोर करेंगे, उसको खोजेंगे, ठीक है, देखेंगे ठीक से। और दूसरी चीज़ स्टडी करेंगे, जो भी वीनस पर ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको जाकर के अध्ययन करेंगे। बियॉन्ड मून एंड मार्स, मून यानी कि अपने चंद्रमा और मार्स के अलावा वीनस पर इस तरह की चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। द मिशन प्राइमरी गोल इज टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ वीनस। सबसे पहले एक विस्तृत अध्ययन करेंगे वीनस का, कि जो शुक्र है, ठीक है, वो क्या चीज़ है। अब जो शुक्र है उसको अर्थ का ट्विन यानी कि जुड़वा भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, ठीक है, अर्थ की सिस्टर भी कही जाती है। वीनस ऑर्बिटर मिशन अकम्प्लिश किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, ठीक है। तो ये दूसरा मिशन था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फिर आता है वेरिटास इज नासाज नेक्स्ट मिशन वीनस प्लैनेट। वेरिटास करके एक मिशन है, किस देश का है? तो आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। किसके द्वारा भेजा जा रहा है? तो जो वहाँ की एरोनॉटिकल एजेंसी है नासा, उसके द्वारा भेजा जा रहा है। वीनस पर ही भेजा जाएगा और नो अर्लियर देन 2031। तो 2031 का प्लान है। 2031 में वो लोग वीनस के लिए वेरिटास मिशन भेजेंगे। दिस मिशन विज यूज़ रडार इमेजिंग। तो ये रडार इमेजिंग का प्रयोग करेगा और मैप करेगा पूरी तरह से वहाँ के सरफेस को और स्टडी करेगा उसकी जियोलॉजी कैसी है, यानी कि वहाँ का भूगर्भिक इतिहास कैसा है, ठीक है, वो जियोलॉजी कैसी है। और उसके साथ में जो भी मैपिंग है वीनस के सरफेस की, उस सब को देखने का काम कौन कर रहा है? वेरिटास। तो याद रखेंगे, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि हाल ही में भारत के द्वारा भेजा जाएगा जो मिशन, जिसको स्वीकृति मिली है 18 सितंबर को,
उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वोम, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। लेकिन वहाँ पर लिख देगा वेरिटास कि भारत के द्वारा हाल ही में सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली कमेटी ने या कैबिनेट ने अप्रूव किया है वेरिटास मिशन, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट ऐसे ही लिख दिया कि वोम मिशन को नासा की एजेंसी, यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा छोड़ा जाएगा 2031 तक, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखिए गलती कहाँ होती है, गलती यहाँ होती है कि हमने दोनों पढ़ के रखा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के रखा है, लेकिन जब इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देता है ना कि एक का मिशन को दूसरे का नाम दे देता है, तो वहाँ पर गलती होने की संभावना दोस्तों ज़्यादा है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ऑथेंटिक पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे प्रश्न आते हैं सेम उस तरह के प्रश्न बना बना के पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आया और पढ़ा दिया, क्योंकि वो दिमाग में रुकता नहीं है। जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन कर रखी होगी उन्हें एक चीज़ एक्सपीरियंस होगा, जो नए होंगे उन्हें भी ये चीज़ धीरे धीरे पता चल जाएगी। चलिए, तो वेरिटास मिशन याद रखेंगे। द वोम मिशन जो है वो आपका ठीक है। देखिए, जो VOM मिशन है उसकी जो परिकल्पना की गई है, उसको जो इन्विसेज्ड किया गया है, वो किस लिए किया गया है कि वैज्ञानिक ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इसको किया गया है, ठीक है। ये एक साइंटिफिक एयरक्राफ्ट होगा, स्पेस क्राफ्ट होगा, जो कि आपका ऑर्बिट करेगा प्लेनेट वीनस के आसपास में, ठीक है, यानी कि शुक्र ग्रह के आसपास में, फॉर बेटर स्टैंडिंग ऑफ वेरूशियन सरफेस। जो भी वीनस का सरफेस है, शुक्र की सतह है, उसको ठीक तरह से समझने के लिए, और वहाँ के सब सरफेस यानी कि उप सतह को समझने के लिए, वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को समझने के लिए कि कैसा वायुमंडल है वहाँ पर, और वहाँ पर सूर्य का क्या इन्फ्लुएंस यानी कि क्या प्रभाव होता है वीनस पर, उस चीज़ को भी बेहतर ढंग से समझा जा सके, इसलिए वोम मिशन को भेजा जा रहा है। तो अगर वोम मिशन के बारे में कभी भी लिखने के लिए आएगा तो आप ये समझेंगे कि देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी इस क्रम में सूरज से दूरी है, तो बुध को छोड़ते हैं, शुक्र पर आते हैं। देखिए, शुक्र के पास कोई भी अपना मून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्र अपेक्षाकृत इतना नज़दीक है सूरज से कि जितने भी उसके मून होते हैं वो क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक। तो वीनस का जो सरफेस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होता है। हालांकि वो पृथ्वी की जुड़वा कही जाती हैं, लेकिन उनके सतह और उप सतह का अध्ययन करने के लिए वो मिशन को भेजा गया है। उसके साथ ही जो सूर्य के किरणें आती हैं, जो सूर्य के टेम्परेचर का प्रभाव है, वो वीनस के सतह पर या उसके वायुमंडल में किस प्रकार पड़ता है, इसका अध्ययन करने के लिए भी वो मिशन को भेजा गया है। अब आता है अगला कि इसरो इसके विकास के लिए जिम्मेदार होगा, जो भी स्पेसक्राफ्ट बनेगी, अंतरिक्षयान, और उसका प्रक्षेपण, ठीक है। फिर कि इस मिशन के एकम्प्लिश यानी कि पूरा होने का जो हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं वो है मार्च 2028 तक ये चीज़ें जो है मिशन के होने की उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए स्वीकृत कुल धनराशि 1236 करोड़ रुपए है, जिसमें से 824 करोड़ रुपए स्पेस क्राफ्ट के ऊपर जो है खर्च किए जाएंगे। अगला टॉपिक देखते हैं कि इससे पहले कौन कौन से वीनस यानी कि शुक्र पर मिशन भेजे जा चुके हैं। नाम याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आने की संभावना बढ़ जाती है। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है वेनेरा सीरीज, ठीक है, वेनेरा सीरीज भेजा गया था। दूसरा है पायोनियर वीनस, ठीक है। तीसरा है मैगेलन। चौथा है अकात्सुकी, ठीक है। नाम याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, तो सबसे पहले याद करो अकात्सुकी, फिर याद करो मैगेलन, फिर याद करो पायनीर वीनस, फिर याद करो वेनेरा सीरीज, ठीक है। ये चार अभी तक वीनस पर भेजे गए हैं। वेनेरा कब भेजा गया था? 1961 से 84 तक ये भेजा गया और रहा, ठीक है। सोवियत ने लॉन्च किया था। धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो वेनेरा के बारे में हमने जाना कि 60s के टाइम में गया था, 80s के टाइम में आया था, ठीक है, या 90s के टाइम में आया था, ठीक है। 60s में गया था और 90s में आया था, सोवियत यूनियन ने भेजा था। पायनियर वेनस को यूनाइटेड स्टेट्स ने भेजा था 1978 में। मैगेलन को 1989 में नासा ने भेजा, और अकात्सुकी को 2010 में जापान ने भेजा, जो कि नाम से पता चलता है। अब इसके बारे में देखते हैं अंदर की क्या क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं। तो सुन लीजिए कि वेनेरा सीरीज जो है शुक्र ग्रह पर अंतरिक्षयान भेजने वाला पहला देश उस समय बना था सोवियत संघ, उसी ने भेजा था। ये कई सफल मिशन जो है इसके द्वारा लॉन्च किए गए 1961 से लेकर के 84 के बीच में। फिर आता है पायनियर वीनस, 1978 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा 1978 में शुक्र पर अपना पहला मिशन भेजा गया, जिसमें एक ऑर्बिटर और एक मल्टी प्रॉब दोनों शामिल थे। तो याद रखिएगा, एक ऑर्बिटर भी शामिल था और एक मल्टी प्रॉब भी शामिल था, जो कि शुक्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। तीसरा आता है मैगेलन। मैगेलन को 1989 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया और शुक्र की संपूर्ण सतह का मानचित्र बनाने के लिए इसने रडार इमेजिंग का यूज़ किया था, मैप द इंटायर सरफेस ऑफ वीनस, ठीक है। तो मैगेलन याद रखना।
अगला है अकात्सुकी, 2010 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरे का ये यूज़ कर रहा था, इंफ्रारेड कैमरे का, किसका अध्ययन करने के लिए? तो शुक्र का जो वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न है, वीनस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न, जो शुक्र का एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र है या सर्कुलेशन पैटर्न है, उसका अध्ययन करता था ये इंफ्रारेड कैमरे से। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे एक वोक मिशन अपना और वेरिटास मिशन आपका नासा का। ठीक है, तो मैगलन के साथ आप वेरिटास भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगला देखने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ISS, जहां पर अलग अलग देशों के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ठीक है, रहते लेकिन एक ही जगह पर है, ISS बोला जाता है उसको। अब इसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखते हैं BSS के बारे में क्या बातें कही जा रही हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत के द्वारा गगनयान मिशन, जो कि बहुत ज़्यादा बहुप्रतीक्षित एक मिशन है, वो लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो उसके लॉन्च होने से पहले क्या किया गया कि इस कार्यक्रम का जो दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हुआ क्या कि 18 सितंबर को एक मीटिंग होती है मंत्रिमंडल की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो गगनयान प्रोग्राम है, उसके स्कोप को और एक्सटेंड कर देते हैं और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहली इकाई को बनाने की, फर्स्ट यूनिट ऑफ BSS यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने की मंजूरी जो है दी जा रही है। समझ में आ रहा है क्या बात कह रहा हूँ कि 18 सितंबर को यूनियन कैबिनेट ने, जो कि अध्यक्षता की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसने अप्रूव किया कि हम लोग पहली यूनिट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बनाएंगे, जो कि एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम होगा आपके गगनयान का। जो गगनयान भेजा जा रहा था उसी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब जो कैबिनेट ने पहला इसका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए जो पहली इकाई को मंजूरी दी है, उस पर बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं बनाने के लिए, वो निर्मित और संचालित की जाएगी अलग अलग प्रौद्योगिकियों के द्वारा। ठीक है, तो BAS 1 याद कर लीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और मानव के लिए जो स्पेस फ्लाइट है यानी कि अंतरिक्ष उड़ान है, वो उसका डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और उसका प्रदर्शन जो है अब 8 मिशन के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा दिसंबर 2028 तक, बाय लॉन्चिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ BAS 1, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 के लॉन्चिंग के द्वारा जो है उसका टोटल मिशन कंप्लीट करने की घोषणा की गई है 2028 तक। विजन क्या है इसका? तो विजन एक बार देख लेते हैं। द विजन फॉर स्पेस इन द अमृत काल इन सेज इंक्लूडिंग अदर थिंग्स क्रिएशन ऑफ एन ऑपरेशनल भारतीय। तो ये चाहते हैं कि 2035 तक हम लोग एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्टार्ट कर दें और इंडियन क्रूड लूनार मिशन 2040 तक, यानी कि भारतीयों का एक क्रू मेंबर से भरा हुआ एक यान भी जाना चाहिए। 2040 तक का टारगेट रखते हैं कि मून पे भी हम लोग इसको पहुंचाएंगे। तो एक तरह का लूनर मिशन या मून मिशन भी होगा 2040 तक, जिसमें भारतीय दल के लोग भी वहां पर जा सकें। और ये सब कुछ कब होगा? तो अमृतकाल के दौरान ही हो जाएगा। इस गोल को अचीव करने के लिए इसरो ने अंडरटेक किया है 4 मिशन अंडरगोइंग गगनयान प्रोग्राम बाय 2026, यानी कि इसरो जो है टोटल 4 कार्य करने वाला है या 4 कार्य संचालन करेगा एक तरीके से। जब BAS का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल जो है भेजाएगा और 4 मिशन उसके साथ डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। इसके भी टारगेट रखा गया दिसंबर 2028। टोटल एडिशनल फंडिंग कितनी है? तो 11,170 करोड़ रुपए की एडिशनल फंडिंग है, जिसमें से कि द टोटल फंडिंग फॉर गगनयान प्रोग्राम जो थी वो रिवाइज कर दी गई है उसके स्कोप को देखते हुए 20,193 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो जो पहले ऑलरेडी अप्रूव प्रोग्राम की थी वो 11,170 करोड़ थी, लेकिन अभी जो है अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ इसको बढ़ा करके 20,193 गगनयान के लिए कंप्लीटली कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर चीज़ें। एक बार फिर से मैं पैसे बता दे रहा हूँ। 11,170 करोड़ रुपए के शुद्ध अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ पहले से स्वीकृत कार्यक्रम में संशोधित दायरे के साथ गगनयान कार्यक्रम के लिए कुल वित्त पोषण जो है वो 20,193 करोड़ रुपए हो गया है। गगनयान प्रोग्राम के बारे में जाने तो गगनयान प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड इन दिसंबर 2018 में इसको अप्रूव किया गया था, जो कि अपने साथ ह्यूमन को ले जाने के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, बनाने का पूरा प्रयोजन इसमें था। ठीक है, अगला आता है यहाँ पर NGLV, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो अगली न्यूज़ है वो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज NGLV।
पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो सेम चीज़ ही इसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा चेंज नहीं है कि 18 सितंबर को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें एनजीएलवी पर फैसला लिया गया कि हम लोग नए जनरेशन का या अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र या यान बनाएंगे। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का संचालन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल की लैंडिंग की क्षमता विकसित करने की सरकार की परिकल्पना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये चीज़ होगी। ठीक है, तो दो चीज़ों की बात यहाँ पर किया हुआ है कि मून पर जो इंडियन क्रू भेजा जाएगा वो चीज़, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसको ऑपरेट और इस्टेब्लिश और ऑपरेट करने के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हो रहा है या होगा। एनजीएलवी के बारे में बात करें तो एनजीएलवी जो है पेलोड क्षमता वर्तमान से 3 गुना अधिक होगी। मतलब अगर प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे तो पेलोड कैपेसिटी जो है 3 टाइम अधिक होगी और 1.5 गुना जो है इसकी कॉस्ट में अधिकता होगी। यानी कि जितना दाम आज लग रहा है, अगर आज 100 रुपया लगता है तो 150 रुपया एनजीएलवी बनाने में लगेगा, जैसे पीएसएलवी होता है उसी तरह एनजीएलवी। और जो इसकी पेलोड क्षमता है कि 1 किलोग्राम अगर ले जा सकता है तो वो 3 किलोग्राम लेकर के जाएगा। फिर क्या बात करता है कि इसमें पुनः प्रयोज्यता भी होगी, कि इसको फिर से रीयूजेबिलिटी टेस्ट के लिए इसको टेस्ट करेंगे और उसमें पुनः प्रयोज्यता भी होगी। उसके अतिरिक्त कम लागत में पहुंच और मॉड्यूलर हरित प्रणोदन उपलब्ध प्रणाली होगी। यानी कि इसके साथ साथ इसको क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम भी लगा रहे हैं कि जिससे पॉल्यूशन हम लोग का कम हो। एनजीएलवी जो डिज़ाइन किया गया है वो मैक्सिमम पेलोड जो उसकी क्षमता है वो 30 टन होगी लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए, यानी कि लियो ऑर्बिट के लिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए निचली पृथ्वी की कक्षा में भेजने के लिए 30 टन की अधिकतम क्षमता का पेलोड वो ले जा सकता है। और इसमें रीयूजेबल यानी कि पुनः प्रयोग वाला एक फर्स्ट स्टेज का मॉड्यूल भी शामिल होगा। वर्तमान में बात ये हो रही है कि भारत में वर्तमान में संचालित पीएसएलवी, जीएसएलवी, LVM-3 और SSLV, ठीक है, तो किसकी किसकी बात कर रहा है कि पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, LVM-3 है, SSLV है। ये सारी लॉन्च व्हीकल यानी कि प्रक्षेपण यान भारत के पास हैं, जो कि इसके माध्यम से ही भारत 10 टन तक के उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा दैट इज लियो में भेज सकता है। 10 टन भारी जितने भी प्रक्षेपण यान के उपग्रह होंगे उनको। ठीक है, इसके अतिरिक्त कह रहा है कि 4 टन तक के उपग्रहों को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा जीटीओ में भेज सकता है। तो 4 टन की चीज़ें जीटीओ में यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकर के भारत ने आत्मनिर्भरता एक तरह से हासिल कर ली है। फिर जीएसएलवी का प्रदर्शन 3 विकास उड़ानों D1, D2 और D3 के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स के माध्यम से इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो दिखाना है लोगों को प्रदर्शन, वो किया जाएगा, जिसका विकास चरण पूरा होने में लगभग 8 वर्ष या 96 महीने का समय लगेगा। ठीक है, फंड कितना रखा गया है तो 8,240 करोड़ रुपए आपके एनजीएलवी के लिए फंड रखे गए हैं, जिसमें आवश्यक सुविधा स्थापना, 3 विकासात्मक उड़ानें, विकास लागत, कार्यक्रम प्रबंधन, लॉन्च अभियान, ये सब कुछ शामिल है। कि लॉन्च कैंपेन भी है, इसेंशियल फैसिलिटी इस्टेब्लिशमेंट है, 3 डेवलपमेंट फ्लाइट के भी पैसे इसमें हैं, डेवलपमेंट के कॉस्ट इसमें है, सब कुछ इंक्लूड किया गया है। तो ये था आपका एनजीएलवी। अगली जो हम लोग की न्यूज़ है वो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है बायो राइड स्कीम। तो देखते हैं बायो राइड स्कीम क्या है दोस्तों। तो जो बायो राइड स्कीम है वो है क्या कि सेम दिन 18 ही सितंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी ने जो 2 अम्ब्रेला स्कीम चल रही थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, उसको मर्ज कर दिया बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि बायो राइड के नाम से। तो सबसे पहला प्रश्न ये हो जाता है कि बायो राइड का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लो, क्योंकि हो सकता है कि अगर दिमाग घूमता है एग्जामिनर का तो फुल फॉर्म दे दे आप लोग को कि फुल फॉर्म क्या होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोलते हैं बायो राइड। और इसमें कुछ कंपोनेंट जोड़े गए, किसके किसके, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के। ठीक है, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के कुछ नए जो है कंपोनेंट जोड़े गए। अच्छा, ये जो स्कीम है वो क्या क्या काम करती है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो पहला तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है बायोटेक के लिए, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए। दूसरा इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम करती है। और तीसरा बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री करती है। फाउंड्री के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। फाउंड्री एक टर्म है जो कि इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। बेसिकली मिट्टी के किसी शेप, मिट्टी के किसी
हिस्से को या मिट्टी को ऐसे समझ लो, मिट्टी को कोई एक शेप देना और शेप देने के बाद उसमें कास्टिंग करना, लाइक मोल्टन मेटल को, पिघले हुए धातु को उसमें डालना जिससे कि वो उसका शेप ले ले। ये चीज़ें फाउंड्री में आती हैं। तो बायो फाउंड्री का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अंग जैसे बनाना है, सपोज करो कि कोई आपको फीमर बनानी है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है जंघे की, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए भाई जो भी रिस्पेक्टिव मेटल हो या जो भी आपका पदार्थ हो, ठीक है, उसको सेम शेप का सांचा बना के उसमें डाल देना एक तरह से बायो फाउंड्री के अंतर्गत आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना बायो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में आएगा, यानी कि बायो फाउंड्री एक तरह से सब ब्रांच हो सकती है बायो मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, एज पर माई डेटा। फिर कह रहा है कि इस द प्रपोज्ड आउटले फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड स्कीम बायोराइड, ये जो एकजुट स्कीम है या इंटीग्रेटेड स्कीम बायोराइड आई है, इसके लिए टोटल रुपया कितना रखा गया है, तो 9,197 करोड़ रुपया रखा गया है 15वें फाइनेंस कमीशन में, जो कि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक चलेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है आप लोगों के लिए, जो लोग भी, जो विद्यार्थी भी, जो स्टूडेंट इसको पूरा देखते हो, वो लोग मुझे बताना कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन दे दे रहा हूँ, 2021, 2023, सॉरी 2024, 2025, 2026, 2029, ठीक है। आंसर आप लोग बताओ कि कब से स्टार्ट हो रहा है। इस स्कीम के बारे में कुछ और बातें दी गई हैं कि बायोराइड स्कीम को डिज़ाइन किया गया है इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए, यानी कि जो भी नवाचार है, जो भी नई चीज़ें हैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। प्रमोट बायो एंटरप्रेन्योरशिप, कि बायो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है कि भाई किसी ने कोई एक क्षेत्र में कार्यक्रम करके या मेहनत करके एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दी, कि एक तरह से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप समझो। तो बायो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऐसी चीज़ों को जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना। एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक और बायो मैन्युफैक्चरिंग के केस में भारत को एक स्टेबल पोजीशन में लेकर के जाना, ठीक है। इंडियाज लाइट टैंक जोरावर, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, जोरावर बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि न्यूज़ थोड़ी पुरानी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो पहला तो नाम याद कर लो, जोरावर है क्या, तो लाइट टैंक है। सबसे पहला प्रश्न यहीं से पूछेगा। फिर क्या पूछेगा कि डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया हुआ है, तो आप मुझे बताओगे कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है और कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इन्होंने प्रिलिमिनरी ऑटोमोटिव ट्रायल्स ऑफ द इंडियन लाइट टैंक जोरावर का एक प्रारंभिक जो परीक्षण होता है, ट्रायल होता है, उसको कर लिया है। टैंक को डिज़ाइन किया गया है हाई एल्टीट्यूड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली वेल ड्यूरिंग फील्ड ट्रायल डेजर्ट टेरेन मीटिंग ऑल इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि डेजर्ट के एरिया में, डेजर्ट टेरेन जो होता है, ठीक है, फील्ड ट्रायल इनका किया गया है। ये एक्सेप्शनली बहुत अच्छा है, मतलब कि एक्सेप्शनली मतलब क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड, ऊंची जगहों के लिए जब इसको डिप्लॉय किया जाएगा तो बाकी किसी भी चीज़ से, जो भी अभी वर्तमान में टैंक है, उनसे ये बेटर परफॉर्मेंस रखेगा। अपने इनिशियल फेज में जोरावर जो है फायरिंग की परफॉर्मेंस किया, जो कि रेगरेसली टेस्ट किए गए, यानी कि ऐसे रेगरेसली का मतलब होता है बहुत भयानक तौर पर रगड़ा मार के इसको टेस्ट किया गया, कि भाई दिन भर उसको गोले बारूद मारने का कर दिया गया और दिन भर उसने अपना बढ़िया फायरिंग की। अचीविंग द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑन डिजिग्नेटेड टारगेट, और कुछ डिजिग्नेटेड टारगेट दिया गया जिस पर उसने अपनी जितनी भी एक्यूरेसी थी वो बढ़िया तरह से पूरी की, मतलब बढ़िया फायरिंग किया गया, तो बढ़िया टेस्ट में पास हुआ ये। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो डीआरडीओ के कम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE के द्वारा किया गया है। कोलैबोरेशन था इसका लॉर्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा LNT कंपनी के साथ। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है, कौन पूछेगा, तो यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जोरावर को डेवलप तो किया गया है डीआरडीओ के कम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRDE के द्वारा, लेकिन किसके साथ और कोलैबोरेशन है, LNT के साथ है, ठीक है, या फिर टाटा के साथ है, या फिर अडानी के साथ है, या किसी और कंपनी के साथ है। तो ऑप्शन याद रखना है आपको कि जो कंपनी है उसका नाम है लॉर्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है। फिर कहता है सेवरल इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्लूसिव एमएसएमई, ठीक है, तो बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया इसको बनाने के लिए। तो जोरावर क्या है, लाइट कॉम्बैट आपका वो है, क्या है, टैंक है, ठीक है, जिसको हाई एल्टीट्यूड के लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया। अगला आता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM, ठीक है, VLSR SAM सरफेस टू एयर मिसाइल है,
वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज किया और वर्टिकली लॉन्च किया गया। तो डीआरडीओ और इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्ट किए बैक टू बैक टेस्ट VLSR-SAM पर, ठीक है। ये सेकेंड टेस्ट है जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में किया गया है सितंबर के महीने में। मिसाइल जो है इंटरसेप्ट करती है हाई स्पीड एरियल टारगेट एट लो एल्टीट्यूड, बहुत कम ऊंचाई पे उड़ते हुए तेजी से हवा में मार सकती है, एरियल टारगेट को हिट करती है। सिमुलेटिंग अ सी स्किमिंग थ्रेट फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल, ठीक है। तो कह रहा है कि ये चीज़ सिमुलेट भी करती है जो भी कम ऊंचाई के मतलब सी स्किमिंग थ्रेट, जिस कह रहा है कि मतलब जो आपके समुद्र में दुश्मन के विमान या मिसाइल हैं, ठीक है, फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल, सी स्किमिंग जो बिल्कुल नीचे चल रहे हैं उनको भी इस मिसाइल से काफ़ी खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अगली बात इसमें कहता है कि मिसाइल जो है सटीक अवरोधन का प्रदर्शन करता है, डिमॉन्स्ट्रेट प्रिसाइज इंटरसेप्शन, ठीक है, जिसका कम ऊंचाई के खतरों को बेअसर करने में इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि होती है कि इसकी इफेक्टिवनेस है न्यूट्रलाइजिंग लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स। दी टेस्ट वैलिडेट रिसेंट अपग्रेड्स एंड कंफर्म द मिसाइल सिस्टम प्रिसीजन एंड परफॉर्मेंस। ये हालिया परीक्षण ये दिखाते हैं, उन्नयन को प्रमाणित करते हैं तथा मिसाइल प्रणाली को सटीकता और प्रदर्शन की पुष्टि करते हैं कि मतलब ये बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही सटीकता से और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चीज़ों को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने की इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो है क्षमता है। और ये चीज़ वैलिडेट होती है इसके अपग्रेड के साथ और कंफर्म होती है इसके टेस्टिंग के साथ, ठीक है। तो नाम क्या था इसका? नाम था वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, जो कि अभी टेस्ट हुई है। अगला आता है MEN 5 CV। नाइजीरिया पहली कंट्री बना है जो वर्ल्ड में जो कि रोल आउट कर रहा है नई वैक्सीन जिसका नाम है MEN 5 CV, MEN 5 कॉन्जुगेट वैक्सीन। याद रखिएगा कौन सी वैक्सीन है, कॉन्जुगेट वैक्सीन रिकमेंड की गई है WHO के द्वारा, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है लोगों को 5 स्ट्रेन ऑफ मोनोकोकस मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। MEN 5 इंडिकेट करता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन एज 9 मंथ से लेकर के 85 साल के बीच में अगेंस्ट इन्वेसिव मेनिंजोकोकल डिजीज कॉज्ड बाय नीसीरिया मेनिंजाइटिस ग्रुप ACYW&X, ठीक है। तो बेसिकली मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो दिमाग का रोग है। दिमाग मतलब अपने ब्रेन में एक झिल्ली होती है, ठीक है, उसी में शायद सूजन आती है तो मेनिंजाइटिस उसको बोला जाता है। तो उसके लिए MEN 5 वैक्सीन जो आई हुई है, MEN 5 CV वैक्सीन, इसको नाइजीरिया ने सबसे पहले लॉन्च किया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। जो कि 9 साल से लेकर के 85 साल तक के लोगों को लग सकती है। और मेनिंजोकोकल डिजीज़ जो कि नाइसीरिया मेनिंजाइटिडिस ग्रुप ACYW और X जितने भी ग्रुप होते हैं मेनिंजाइटिस के, सबके लिए ये कारगर है। और वैक्सीन जो है कुछ टेक्नोलॉजी लेकर के आई है। मेनिंजाइटिस A कॉन्जुगेट वैक्सीन MEN AFRIVAC MEN AFRIVAC विच वाइप्ड आउट मेनिंजोकोकल एपिडेमिक इन नाइजीरिया, जिसने वाइट आउट कर दिया था, हटा दिया था, पूरी तरह समाप्त कर दिया था जो भी मेनिंजोकोकल डिजीज एपिडेमिक थी उसको। दिस मल्टीवैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन was 13 years in the making and was based on the partnership between पाथ एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी मदद से बना हुआ है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके मदद से 13 साल में इस कॉन्जुगेट वैक्सीन को बनाया है। वैक्सीन एंड इमरजेंसी वैक्सीनेशन एक्टिविटीज़ आर फंडेड बाई गावी एंड वैक्सीन अलायंस के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है? पहले तो नाम इसका सबसे इंपॉर्टेंट है MEN 5 CV। दूसरी चीज़ प्लेस इंपॉर्टेंट है कि नाइजीरिया में ये चीज़ आई है। तीसरी चीज़ बीमारी इंपॉर्टेंट है कि मेनिंजोकोकस या मेनिंजाइटिस के लिए इसको बनाया गया है। चौथी बात कि ये किसके मदद से बनाई गई है, तो एक नाम है पाथ और दूसरा नाम है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मद्देनजर ये प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। फिर आता है अगला डेंगी ऑल, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसको ICMR बोलते हैं और पेनेसिया बायोटेक हैव, इन दोनों लोगों ने और पेनेसिया बायोटेक ने मिल करके अनाउंस किया इनिशियल ऑफ द फर्स्ट फेज एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर द डेंगी वैक्सीन इन इंडिया। तो डेंगी की जो वैक्सीन है या डेंगू की जो वैक्सीन है उसके क्लिनिकल ट्रायल को
दिया है मंजूरी, पहली बार फेज़ 3 उसका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। ये लैंडमार्क ट्रायल जो है इवेलुएट करेगा एफिशिएंसी ऑफ इंडिया की जो इंडिजिनस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। तो कैसी है ये टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है, ठीक है। अगर आप पोलियो की बात करोगे तो पोलियो पेंटावैलेंट है, ठीक है। ये क्या है, टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। डेंगी ऑल नाम रखा गया है जिसको पैनेसिया बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। ये और इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स इन दिस ट्रायल वाज वैक्सीनेटेड टुडे एट पंडित भगवत दयाल शर्मा तो रोहतक में एक मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कोई व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ये चीज़ फर्स्ट पार्टिसिपेंट के ऊपर ये चीज़ ट्रायल कर दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट या लाइसेंस्ड वैक्सीन डेंगी की इंडिया में नहीं है। और ये जो टेट्रावैलेंट डेंगी की वैक्सीन है वो स्ट्रेन TB003 TB005 से ओरिजिनली डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के द्वारा डेवलप की गई थी USA में, जो कि बहुत बढ़िया प्रॉमिसिंग रिजल्ट भी दे रही है, बहुत अच्छे परिणाम भी उसके दिखाई दिए हैं प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल दोनों में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नाम क्या है, डेंगी ए ऑल करके इसका नाम है। ये पहली वैक्सीन होगी इंडिया की जो कि डेंगू के खिलाफ लगाई जाएगी। कहाँ पर इसका अभी ट्रायल किया है फेज़ 3 में इसका, तो जो एक आपके रोहतक में इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पर इसका पहली बार ट्रायल किया गया है, ठीक है। कैसी वैक्सीन है ये, तो ये टेट्रावैलेंट है, पेंटावैलेंट नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके पहले कहाँ टेस्टिंग हुई थी, तो इसके पहले आपके डेंगी के जो स्ट्रेन थे TB003 और TB005 उसको लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA ने जो वैक्सीन विकसित की थी उसके बहुत अच्छे प्री क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि क्लिनिक में भेजने से पहले जो ट्रायल्स होते हैं, कह सकते हो लैब्स में, वो भी बहुत अच्छे कारगर परिणाम दिए थे और क्लिनिकल ट्रायल में भी बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है। फिर पैनेसिया बायोटेक जो है वन ऑफ द 3 इंडियन कंपनीज टू रिसीव द स्ट्रेन मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पैनेसिया बायोटेक ने बनाया है इसको, इससे ज़्यादा चीज़ें हम लोग को नहीं जाननी है। फिर आता है चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन। तो चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूज़ क्या कहती है, कहता है कि जून और अगस्त 2024 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 245 केसेस को रिपोर्ट किया एक्यूट एंसेफेलाइटिस के, ठीक है, जो मस्तिष्क ज्वर होता है उसके एक्यूट एंसेफेलाइटिस के 245 केसेस को यहाँ पर रिपोर्ट किया, जिसमें से कि 82 डेथ हुई और यहाँ पर 64 केसेस जो है कन्फर्म डेथ के आए, ठीक है, चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन से कन्फर्म केसेस आए, डेथ के नहीं, सॉरी। तो चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन के, ठीक है। CHPV जो है एंडेमिक है इंडिया में और ये रैप्डोवायराइड फैमिली के द्वारा होती है, ठीक है, जो कि स्पोरेडिक केसेस होते हैं, मतलब छितर बितर, थोड़े से यहाँ रहेंगे, थोड़े से आधे किलोमीटर दूर, थोड़े से 200 मीटर दूर, इस तरह के। और ये वेस्टर्न, सेंट्रल और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है, मानसून सीजन के दौरान। वेक्टर कौन होता है, तो सैंड फ्लाइज जो आपकी बलुआ मक्खी होती है, मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं, और टिक्स लीक जो होती है, वो तीनों चीज़ें इसके वाहक होते हैं। जुएं भी इसके वाहक होते हैं, ठीक है। अगला है INS अर्घात। तो INS अर्घात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस नाम जान जाएंगे कि शिप जो है वो सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है। तो किस टाइप की है, तो ये जान जाएंगे कि सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है ना, INS अर्घात है। चलिए, अब सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है, एक नेवल टर्मिनोलॉजी है, यानी कि नेवल के दौरान जो नौ संचालन विभाग होता है उसमें ये यूज़ होती है। SSBN इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये सबमरीन न्यूक्लियर प्रोपेल्ड होती है सबमरीन, यानी कि न्यूक्लियर पावर के द्वारा चलती है, और न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ज़्यादा इसको बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन या फ्लीट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के नाम से जाना जाता है। तो अगर इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड की बात की जाए तो लैंड वेक्टर में आपका पृथ्वी की सारी आती हैं, पृथ्वी आती है, अग्नि आती है, अग्नि 2, 3, अग्नि 5 मिसाइल्स आती हैं। एयर वेक्टर में आपके सुखोई 30 MKI आता है, मिराज आता है, जगुआर और राफेल आते हैं, ठीक है। और सी वेक्टर में आते हैं तो INS अरिहंत और INS अरिघात आता है, ठीक है। मिशन रूमी अगला टॉपिक है हम लोग का। मिशन रूमी क्या है दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक आज का रहेगा। मिशन रूमी क्या है, ये इंडिया ने एक लॉन्च किया है पहला अपना रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है, जिसका नाम है रूमी 1।
कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो थिरुविदानथाई जो चेन्नई में है, वहाँ पर एक मोबाइल लॉन्च पैड के द्वारा, यानी कि थोड़ा चलता फिरता हिलने डुलने वाले मोबाइल लॉन्च पैड के द्वारा इसको छोड़ा गया है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका किसका, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप का। तो नाम याद रखिएगा, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इसको 3 क्यूब सेटेलाइट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। डिजिग्नेटेड को जो कि डिजिग्नेट है, यानी कि जिसको रखा गया है मॉनिटर करने के लिए, डेटा एटमॉस्फेरिक कंडीशन के डेटा निकालने के लिए, ठीक है। एडिशनली इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो रॉकेट जो है 50 डिस्टिंक्ट पिको सेटेलाइट, यानी कि छोटी छोटी पिको सेटेलाइट्स हैं, वैसी 50 पिको सेटेलाइट उसमें डिप्लॉय किया गया है। और हर एक जो है फोकस करती है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर को देखने के लिए। मिशन को मेंटरशिप में रखा गया है, किसके किसके मेंटरशिप में, तो डॉक्टर मलई स्वामी अन्नादुराई हैं, मून मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, मलई स्वामी अन्नादुराई जिनको मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके अलावा फॉर्मर डायरेक्टर इसरो के हैं, सैटेलाइट सेंटर ISAC जिसको बोलते हैं। और डॉक्टर आनंद मैन जो है वो है मैगेलिन गैम, फाउंडर एंड CEO ऑफ स्पेस जोन ऑफ इंडिया, इसके मिशन डायरेक्टर हैं। तो इनके मेंटरशिप में इसको रखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो है मिशन रूमी का, कि अवेयरनेस फैलाएगा अबाउट रॉकेट साइंस अमंग स्टूडेंट। रॉकेट साइंस के बारे में जो भी बच्चे हैं उनके मध्य में या उनके बीच में जाकर के अवेयरनेस देगा। और ये जो है पार्टनरशिप करता है इडू टेक फॉर स्पेस के द्वारा। जो इसका मोटो है वो है स्पेस साइंस फॉर ऑल, ठीक है। तो रूमी के बारे में ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा ये पायरोटेक्निक फ्री है, 0% TNT का यूज़ किया गया है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का। वेट 80 किलोग्राम है, 3.5 मीटर लंबा है। और इसमें हाइब्रिड मोटर लगा हुआ है जो कि जेनरिक फ्यूल पर चलता है, और इलेक्ट्रिकली ट्रिगर्ड पैराशूट डिप्लॉयर है इसमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो विज्ञान धारा और बायो 3 का होगा। 1-2 दिन में साइंस के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर एनवायरनमेंट का भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि 25 लेक्चर के आसपास हम लोग ये सारा कुछ मिसलीनियस इंक्लूड करके ख़त्म करेंगे। मिसलीनियस को सेक्शनल ख़त्म करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ें, जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही पढ़ेंगे। क्या इस लेक्चर सीरीज़ से लाभ हो रहा है? अगर कोई देख रहा है, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।